बड़े मोदी और छोटे मोदी दोनों जो बोल बचन में तो अमिताभ बच्चन ही हैं। वो अभी बिहार की जनता पिछले 30 साल से बड़ा भाई छोटा भाई की सरकार देख रही है और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो देश के बड़े दल हैं अब इन दोनों के पिछलग्गू हैं। एक के पिछलग्गू कांग्रेस है, एक का पिछलग्गू बीजेपी है। कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस पिछले 15 साल में पैदा हुई है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप ना हो, सरकार इसके लिए बहुत कोशिश करती है। उसने शराब के नाम पे आपने यहाँ जो होम्योपैथिक की इंडस्ट्रियाँ थी वो भी आपने बंद करवा डाली। तो नासमझ और डिक्टेटरशिप वाली जहनीत की वजह से यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। हर वक्त नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ और मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद मसीहुद्दीन। जैसा कि हम जानते हैं कि मात्र 3 महीना के बाद बिहार में विधानसभा की इलेक्शन है और सभी पार्टी दल अपने अपने काम में लग चुके हैं। सबको सत्ता चाहिए और सब सत्ता के लिए काम कर रहे हैं। जैसा कि पक्ष और विपक्ष दोनों वर्चुअल रैली कर रहे हैं, तो वहीं तीसरा मोर्चा अब एक्चुअल रैली कर रही है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं तीसरा मोर्चा के घटक दल के जनता दल राष्ट्रवादी के नेशनल कन्वीनर अशफाक रहमान साहब। आइए हम उनसे जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है इस इलेक्शन में, जो कि पिछले लगभग 20 साल से इलेक्शन लड़ रहे हैं और सत्ता के लालची नहीं है। और सबसे बड़ा बात यह है कि उनको बहुत बार मौका भी मिला है सत्ता हासिल करने का, लेकिन उनका जो मांग है वो बहुत ही अलग है, जिसकी वजह से वो सत्ता में अब तक नहीं आए हैं। तो आइए जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है इस इलेक्शन में और वो जनता के लिए क्या कर सकते हैं। सर, तो इस बार क्या रणनीति लेकर आप आ रहे हैं जनता के बीच में और जनता आपको क्यों वोट करे सर? देखिए, जनता दल राष्ट्रवादी की जो नीति है ना बहुत क्लियर है और मैं बरसों से कोशिश कर रहा हूँ कि ये पार्टी किसी क्रिमिनल के साथ नहीं जाएगी, भ्रष्ट लोगों के साथ नहीं जाएगी और ऐसे लोगों को लेकर के हम आगे लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस पे आप यकीन कर सकते हैं उनकी मैनेजमेंट स्किल जो है और उनकी छवि साफ़ सुथरी हो। शायद यही वजह है, हमको समझाने में थोड़ा देर हो, लेकिन देर आया दुरुस्त आया। आज की तारीख में आप कहें तो हम लोगों ने मिल कर के साथ होकर के एक यूडीए बना है, जिसको आप मोर्चा तीसरा मोर्चा कह रहे हैं। वो मोर्चा नहीं कहिए, यूडीए यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस। उसकी प्रमुख पार्टी जनता दल राष्ट्रवादी हम लोगों की है। हमारे साथ डॉक्टर रंजन यादव हैं और यूडीए के नेता यशवंत सिन्हा जी हैं। उसमें और कई जाने माने चेहरे भी हैं जो आपको नज़र आएंगे और इन लोगों की छवि हमेशा बहुत अच्छी और साफ़ सुथरी रही है। जनता दल राष्ट्रवादी जो डेवलपमेंट का प्लान लेकर के आई है उसमें बिहार से बेरोज़गारी कैसे ख़त्म की जाए उस पे है, एजुकेशन पे है, हेल्थ पे हम बड़े क्लियर कट हैं। इन लोगों ने जितने ने वादा किया या जो कुछ भी किया वो बिहार की जनता पिछले 30 साल से बड़ा भाई छोटा भाई की सरकार देख रही है और दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और जो देश के बड़े दल हैं अब इन दोनों के पिछलग्गू हैं। एक के पिछलग्गू कांग्रेस है, एक का पिछलग्गू बीजेपी है। तो ऐसे में जनता उठ चुकी है। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं, जाहिर है राजनीतिक बड़े कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं, जनसंवाद के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं और अपनी पॉलिसीज़ बता रहे हैं कि इनसे जान छोड़िए, वरना ये 74 साल से आज तक बाढ़ का मामला नहीं सुलझा। अभी तो खैर ये सुशासन बाबू के सरकार में आप ये कह लीजिए कि सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी इस पिछले 15 साल में पैदा हुई है। बिहार में इतने बेरोज़गार नहीं, इतने लोग अब पलायन कर रहे हैं यहाँ से और दूसरे राज्य में जाकर रोज़गार लेते हैं, जान खतरे पे डाल के। अभी कोविड के टाइम में जितने लोग वापस हुए वो वाकई हम लोगों के लिए बहुत ज़िल्लत का मुकाम है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री डेवलप ना हो, सरकार इसके लिए बहुत कोशिश करती है। उसने ज़मीनों के सर्कल रेट इतने बढ़ा दिए हैं कि कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ आकर के इंडस्ट्री नहीं लगा सकता है। शराब के नाम पे आपने यहाँ जो होम्योपैथिक की इंडस्ट्रियाँ थी वो भी आपने बंद करवा डाली कि उसको भी आपने शराब। तो नासमझ और डिक्टेटरशिप वाली जहनीत की वजह से यहाँ का विकास नहीं हो रहा है। हर वक्त जातीय राजनीति की जा रही है। तो जातीय और धार्मिक उन्माद से आप सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि जातीय और धार्मिक उन्माद से कुछ जातियाँ तो उभर जाती हैं, लेकिन राज्य पिछड़ जाता है, देश पिछड़ जाता है। हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं और आज भी हम यही समझाएंगे। इस पे हमारी शर्तों पे लोग अगर हमें चुनते हैं, अगर उनको अपना राज्य बेहतर चाहिए तो यही करना होगा। हम धार्मिक उन्माद नहीं फैला सकते, हम जातीय उन्माद नहीं फैला सकते। हम एक अच्छी
शासन प्रणाली डेवलप करना चाहते हैं, जो इसी प्रशासन, यही प्रशासनिक पदाधिकारी बदल जाएंगे अगर शासन सही हो तो। आज शासन ही को कोलैप्स कर गया है। कोविड में तो हम यही कह रहे हैं कि शासन पूरी तरह से क्वारंटाइन हो गया, पूरी सरकार क्वारंटाइन है, तो जनता तो बिल्कुल आईसीयू में ही रहेगी ना। जब सरकार क्वारंटाइन हो तो प्रशासन तो जैसे समझ में आया, उसको गाइडलाइन नहीं है, तो उसके हिसाब से जो पुरानी चीज़ें हैं, एक तरफ संविधान का माहौल उड़ रहा है, तो ऐसे में लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि शायद हम बहुत अच्छी मजबूती के साथ उतरेंगे और शायद कुछ अलग ही नज़ारा होगा रिज़ल्ट के बाद। सर, इससे पहले भी बिहार में, जैसा कि आपने बताया कि यूनाइटेड डेमोक्रेटिक अलायंस आया है, इससे पहले भी बिहार में तीसरा मोर्चा बहुत बार आए हैं, लेकिन वो हमेशा वोट कटाऊ के नाम से जाने गए हैं, क्योंकि वो हमेशा वोट को बांट देते थे। सर, तीसरा मोर्चा पे लोग वैसे भी भरोसा नहीं करते हैं, आप पे क्यों भरोसा किया जाए? पहली चीज़ तो आप इसको तीसरा मोर्चा मत कहिए, ये जनता दल राष्ट्रवादी जो इसकी प्रमुख पार्टी है, यही है इसकी प्रमुख। इसमें नेता हैं, अब चूंकि लोगों को समझाने के लिए कि साहब हमारी यूनिटी है तो यूनाइटेड कह दिया। आप इसको तीसरे मोर्चे के शक्ल, एक नया विकल्प है। जनता जो चाह रही है उसके लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया जा रहा है। अब रही बात ये कि औसतन यहाँ पे 243 कंस्टिट्यूंसी में एवरेज, ऑल एन एवरेज 26 लोग खड़े होते हैं, जीतता एक है, तो बाकी सारे 25 को आप वोट कटवा ही कहेंगे। आपका काम है कहते रहिए, उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपनी बात जाके कह रहे हैं, जो वोट हमको मिलता है या पहले जो मिला है, हम उसी से पूरी उम्मीद है वही चीज़ आगे बढ़ेगा और शायद ईमानदारी और सही चीज़ आहिस्ता आहिस्ता लोगों को समझ में आ रही है कि वो जातीय उन्माद और धार्मिक उन्माद में कहाँ अपने राज्य को फेंक चुके हैं। हमारा मुल्क 1947 में आज़ाद हुआ, 49 में चाइना आज़ाद हुआ, आज हमसे 200 साल आ गया साहब। आप सोचिए ना, हमारे पास 135 करोड़ की आबादी है, एक से बढ़ के एक टैलेंट है। हम 6 करोड़ 7 करोड़ की आबादी से राफेल खरीदते हैं और उस पर जश्न मनाते हैं। तो लोगों को समझना चाहिए कि हम अपनी योग्यता को कुचल रहे हैं। जब तक योग्यता को हम कुचलते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमारे यहाँ जितनी पिछड़ी जातियाँ, जितनी अगड़ी जातियाँ हैं, वो एक दूसरे के पीछे पड़ी हुई हैं। इसलिए शायद हो सकता है बीइंग ए मुस्लिम मेरी बात लोगों को ज़्यादा समझ में आए और मेरे साथ में जो डॉक्टर रंजन प्रसाद यादव हैं, इनकी बात भी लोग मान रहे हैं और बहुत अच्छे से मान रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं अच्छे से अच्छे रिजल्ट की। जी सर, मतलब कि सर आपकी जो पार्टी है वो जाति धर्म से उठकर इस बार सिर्फ विकास की बात कर रहे हैं आप लोग। सर, जो आपकी मैनिफेस्टो है, ये तो इससे पहले नीतीश कुमार की जो मैनिफेस्टो थी, और नीतीश कुमार 5 साल और मांग रहे हैं कि हमको 5 साल और चाहिए, तभी मतलब और विकास करने के लिए। तो आपको क्या लगता है सर कि अगर उनको जो 15 साल मिला, क्या वो 15 साल कम था जो वो 5 साल और मांग रहे हैं? देखिए, बेचारे कर क्या सकते हैं, उनको मांगना ही पड़ेगा ना। मुख्यमंत्री हैं तो इसके आगे पीछे वो क्या बोल सकते हैं। वो थोड़ी कहेंगे भाई हमसे विकास नहीं हुआ, हमारे टाइम में सबसे ज़्यादा घोटाले हुए। लालू का घोटाला तो इनके सामने बौना है। तो लालू के घोटाला, जिस घोटाले पे चारा घोटाला के बाद को करके ये सामने है, तो वो तो बौना हो जाएगा इनके घोटाले का जब लिस्ट सामने आएगा। क्योंकि ज़्यादातर गोदी मीडिया ने अभी जो केंद्र और राज्य की सरकार है उसने मुख्य मुद्दा हटा दिया, इसलिए शायद सामने नहीं आ रही है ये बातें। बाद में वो सभी लोग समझेंगे कि हमने किन लोगों को चुना और कितने दिन तक चुना और कितने दिन तक अपना ही सर मुड़वाते रहें अपने ही खर्चे पे। भारत एक ऐसा देश, इसको समझिए कि जहाँ भिखारी भी टैक्स देता है। एक साबुन लेता है, उसमें 12% और 18% की जीएसटी होती है। वो यानी भिखारी भी टैक्स देता है। और जब आप टैक्स देने वाले नागरिक हैं तो आपको हर हाल में सरकार से सवाल पूछना पड़ता है। वो जनहित में पैसे जाने चाहिए, वो जनहित में ना जा कर के इन लोगों के हित में जा रहे हैं। इसीलिए भ्रष्टाचार। आपको क्या लगता है 15 साल में रोड तक नहीं है साहब बिहार में? किसी रोड पे जाइए, वहाँ रोड टूटी हुई मिलेगी। सर, सुशील कुमार मोदी लेकिन दावा कर रहे हैं कि बिहार में अब एक भी रोड ऐसा नहीं है जो ख़राब होगा। बिहार की हर एक रोड वो बनवा चुके हैं। सुशील कुमार मोदी ये कल या परसों ट्वीट किए हैं इस बात को लेकर। देखिए, बेचारे बड़े मोदी और छोटे मोदी दोनों जो बोल बचन में तो अमिताभ बच्चन ही हैं। अब इससे आगे क्या कहिएगा। हम लोग तो जितना बार भी गए तभी भी आते हैं तो गाड़ी कारखाना ही में चला जाता है। इतना हिचकोला खा के आते हैं रोड में। कहना अलग बात है, जाहिर है वो बजट बना के उस पर जो धन कमाया लोगों ने, जो धन छिपाया, उनके कागज़ पर ज़रूर है। ज़मीन पे आप मेरे साथ घूम लीजिए तो जब भी हम जाते हैं और जाने के बाद आते हैं तो गाड़ी गैरेज में ही जाती है और उसके बाद फिर निकल के आती है। अभी मत कह दिए कि गाड़ी ख़राब हो तो बोल सकते हैं।
तो बड़े मोदी छोटे मोदी दोनों हैं, बोल बच्चन में अमिताभ बच्चन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वो जनता ने इन दोनों मोदियों को जो है विकास के नाम पे नहीं, भावना के आधार पे तो उनसे विकास की बात आप लोग करते ही बेकार हैं और उनको इस बात पे सोचना भी बेकार है। उनसे उन्होंने ना विकास का वादा ऐसा किया होगा तो जाहिर हो तो खुद ही उनके होम मिनिस्टर ने कह दिया ये जुमला है, तो उस मुद्दे पे बात नहीं की जाए, वो विकास समझते भी नहीं है। सर, तो आपको क्या लगता है कि इस बार क्या लोग जाति धर्म से उठकर विकास के लिए वोट करेंगे? हमारी कोशिश है और कामयाबी अल्लाह के हाथ है, हम उसी इस पे चलेंगे, हम अपने इरादे से नहीं। हम गंदे तालाब को साफ़ करने के लिए कपड़ा पहन करके उतरेंगे और उसको उतार देंगे ताकि हम पे ज़्यादा गंदगी नहीं लगे। हम पूरी कोशिश करेंगे, हम अपने ही पैटर्न पे चलेंगे, हमको इससे कोई बहुत फ़र्क नहीं। मेरी उम्मीद है, बल्कि यकीन है, मैंने इस बार देखा है और लोगों में एक नई उमंग है, एक नया उत्साह है। तो हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग जो जात की नहीं जमात की बात कर रहे हैं, लोग हमारे साथ आएंगे। शुक्रिया सर आपका। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ अशफाक रहमान साहब थे और जो उनकी सोच है इस इलेक्शन को लेकर, तो अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार जनता किसको वोट करती है। क्या इस बार जनता विकास के नाम पर वोट करेगी या फिर से जनता जाति और धर्म के नाम पर वोट करेगी? तो हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ ऑर्ग। शुक्रिया।